हम्म, तो आज की क्लास में हम लोगों ने नया सेक्शन लेना है एसआई और सीआई का। एसआई और सीआई एक साइड चलते रहेगा और दूसरे साइड से अपना चलेगा परसेंटेज का बेसिक्स वाला पार्ट है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा काम और करना बाकी है। तो वो आज हम लोग उसके ऊपर में थोड़े से वैसे वाले क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो एसआई एंड सीआई चैप्टर होता है तुम लोग का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीडीएस के पेपर में इससे 3 क्वेश्चन के लगभग देखा गया है और एफकेट में भी तुम लगा लो 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। और ये वो चैप्टर है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तुम्हारा हो गया बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन और एक हो जाएगा तुम्हारा शॉर्टकट्स के ऊपर में क्वेश्चन। लेकिन उन दोनों ही टाइप में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक्स कर लेंगे। सबसे पहले होता है एसआई जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और साइड में मैं बना लेता हूँ सीआई जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालना है तो हम लोग के पास में फॉर्मूला होता है एसआई निकालने का P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जिसमें तुम लोग को पता ही होगा P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता है तुम्हारा टाइम। बट ये टाइम होता है इन ईयर, टाइम इन ईयर, ये हमेशा याद रखना कि टाइम जो होना चाहिए वो ईयर्स में होना चाहिए। अब एसआई एक बार मिल जाए तो वहाँ से अमाउंट निकालना जाता है और उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब यही सेम चीज़ जब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे पहले अमाउंट निकलता है और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पूरे के पावर में n। अब फॉर्मूला में P और R तो अपना प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा, बट N जो होता है दैट N इज टाइम इन ईयर। अब यहाँ एक बार अमाउंट आ जाए तब जाके CI निकलता है A माइनस P से। देखा जाए तो फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन वहाँ पे पहले हम लोग SI निकाल के अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पे अमाउंट निकाल के CI निकालते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो पहले तो ये समझो कि पैसे को तुम एसआई में रख रहे हो तब तुमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या पैसे को सीआई में रख रहे हो जब तब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसका आंसर होगा कि जब भी तुम पैसे को सीआई में रखोगे तब तुमको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। प्रिंसिपल सपोज करो 1000 रुपये है और बैंक तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 10% का, और तुमने पैसे को रख दिया 3 साल के लिए, बट तुमने अभी फ़िलहाल उसको रखा है एसआई पे। तो तुम्हारा बैंक तुमको क्या देने वाला है, एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज एसआई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सॉल्व करोगे यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 300 रुपये। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोग कर सकते हैं। यहाँ से तुमको मिला 300 रुपये, तो 300 रुपये जो है वो है एक्स्ट्रा, जबकि टोटल अमाउंट जो तुम्हारे हाथ में आने वाला है दैट विल बी 1000 प्लस 300, मतलब इन टोटल 3 साल के बाद तुमको मिलेगा 1300 रुपये। अब यही पैसे को अगर तुम सीआई में रख रहे हो तो सीधा तुम यहाँ पे अमाउंट निकाल सकते हो। सेम डेटा के लिए अमाउंट विल बी P मतलब 1000 इंटू 1 प्लस R बाई 100 मतलब 10 बाई 100, और तुमने इसको रखा है 3 साल के लिए, तो ये 1000 एज इट इज़ रहा, ये एक जीरो कट गया, ये बन गया 11 बाई 10 के पावर में 3। अब 11 का क्यूब तुम लोगों ने याद किया था, ये हो जाएगा 1331 अपॉन में 1000। इसका मतलब है तुमको मिलने वाला है 1331 रुपये, जो कि एसआई के केस में तुमको मिल रहा था 1300 रुपये, ये अमाउंट के यहाँ पे मिल रहा है 1331 रुपये। तो हमेशा याद रखना कि सीआई पे जो पैसा तुम रखते हो वो तुमको ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, और इसका रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि अगर तुम पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे रख रहे हो तो उसमें तुम्हारा प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट द 3 ईयर, लेकिन वही पैसे को अगर तुम सीआई पे रख रहे हो तो तुम्हारा हर साल प्रिंसिपल पे तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मतलब पहले साल के एंड में जो प्रिंसिपल है वो अगले साल के साथ ऐड हो जाएगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और फिर वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। जबकि एसआई के केस में एक बार तुमने पैसे रख दिए तो वो प्रिंसिपल 3 साल के लिए सेम रहेगा। इस केस में सीआई के केस में हर साल तुम्हारा प्रिंसिपल के ऊपर तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले साल में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा नया प्रिंसिपल बन चुका होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, 1000 है उसमें तुमको 10% मिला तो तुम्हारा बन गया 1100, तो अगले साल के लिए तुम्हारा प्रिंसिपल जो होगा वो 1100 होगा। इस वजह से क्या होता है कि जब तुम फाइनल कैलकुलेट करने जाते हो तो तुम्हारा वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एसआई वैल्यू। तो यहाँ पे तुमको साफ दिख रहा है कि तुम्हारा जो डिफरेंस मिल रहा है तुमको 31 रुपीज़ का मिल रहा है, मतलब 31 रुपीज़ का तुमको फ़ायदा होगा अगर तुम उसी पैसे को 1000 रुपये को कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखोगे एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स। पहले तो बताओ इतनी चीज़ समझ में आ गई पहले, फिर इसके अंदर जो हिडन बातें हैं वो हम लोग करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, पहले देख लो एक बार।
क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अब देखो, उसके बाद तुम्हारा इसके अंदर में एसआई के बारे में फिर से एक बार बात करते हैं। एसआई का मैंने फॉर्मूला बताया P/R/T/100। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तुमको टाइम हमेशा ईयर में दे, हो सकता है वो तुमको टाइम मंथ्स में दे दे या फिर डेज में दे दे। तो सपोज़ कर लो तुम्हारा टाइम तुमको दिया हुआ है 3 मंथ्स, तो तुमको इस फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने का मतलब है इसको 12 से डिवाइड कर दो, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4। उसी तरह से अगर तुम्हारा टाइम डेज में दिया हुआ, अब ये डेज में जब देता है तो किस तरह से देता है इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो वो तुमको डेज देगा कुछ इस तरह से कि बोल दिया 23 जनवरी 1991 टू से लगा लो यहाँ पे 31 मार्च 1991। तुमने अपने पैसे को क्या किया है, बैंक में रखा है 23 जनवरी 1991 से 31 मार्च 1991। हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कौन बोल रहा है देखो। हाँ तुम कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो। हाँ बोलो। विक्रांत है क्या? क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है रहने दे रहने दे रहने दे, बाद में देख लेना, चल ठीक है लीव आउट कर दे। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, चल 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 ओके तुम लोग आ जाओ। तुम्हारा टाइम जो है उसने क्या किया है, डेज में दिया है, मतलब तुमने बैंक में पैसे रखे हैं 23 जनवरी 1991 से लेके 31 मार्च 1991। तो जब इसमें हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब सबसे पहली बात, जब भी तुम डेज कैलकुलेट करोगे तो एक नज़र साल में डाल देना। जैसे 1991 है, जिस दिन पैसे डिपॉजिट कर रहे हो उसकी काउंटिंग होगी, लेकिन जिस दिन पैसे विड्रॉ कर रहे हो उस दिन की काउंटिंग नहीं होगी। रूल नंबर 1, द डे ऑन विच यू आर डिपॉजिटिंग द मनी इन बैंक दैट डे इज टू बी काउंटेड, बट द डे ऑन विच यू आर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक दैट डे इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। ये बात याद रखना हमेशा। दूसरी चीज़, साल तुम्हारा कैसा भी हो, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो। अभी तुम्हारे पास में 1991 है, सपोज कर लो मैं 1991 की जगह कर दूँ 1996, तो तुम लोग बोलेगा सर ये तो लीप ईयर है। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में तुम लोग को आइडिया है सबको? पहले एक बार बता दो 1996 किस तरह का साल है, पहले ये बताओ। ये क्या है 1996 क्या है? लीप ईयर है। लेकिन जब तुम उसको डेज से ईयर में कन्वर्ट करोगे तो उसको गलती से भी 366 से मत डिवाइड करना, क्योंकि ये रूल बैंक ने खुद बनाया हुआ है कि जब भी डेज को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ईयर, चाहे वो नॉर्मल हो या लीप ईयर हो, डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तुमको 365 से ही डिवाइड करना हो। तो सपोज कर लो यही क्वेश्चन है, इसमें मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो वॉट एवर नंबर ऑफ डेज आ रहा है, लेकिन उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तुमको उसको 365 से ही डिवाइड करना है। भले ही ये ईयर तुम्हारा लीप ईयर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि बच्चे डेज काउंट करने में भी गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ डेज काउंट करके बता दो कि 23 जनवरी 1996 से लेके 31 मार्च 1996 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, जिसमें मैंने एक रूल पहले ही बता दिया है कि जिस दिन तुम पैसा डिपॉजिट कर रहा है उस दिन का तो काउंटिंग होगा, लेकिन जिस दिन पैसा विड्रॉ कर रहा है उसका काउंटिंग नहीं होगा। एक बार करना जल्दी से। सबका आ गया? 67 आ रहा है? एक बार जरा सब लोग करो। 67 बोल तो रहे हो, बट आई एम नॉट श्योर तुम्हारा सही है या नहीं। 57 देखो अलग अलग आना स्टार्ट हो गया तुम लोग का। अभी 57 ही है फाइनल। कैसे काउंट कर रहे हैं चलो देखते हैं एक बार। देखो 23 जनवरी से लेके 31 जनवरी, पहले तो यही बता दो कितने डेज होंगे इसके बीच में। हाँ मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में टोटल डेज 8 आएगा। अब यहीं पे देखो स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया तुम लोग। अभी उंगलियों में काउंट करके देख लो, उंगलियों में काउंट कर, मैं किन के दिखा देता हूँ। देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 डेज आ रहे हैं। अब बताओ 1996 में फरवरी में कितने डेज रहे होंगे? 1 फेब से लेके 29 फेब तक, ये हो गए 29 डेज। अब मुझे बताओ मार्च में होते तो 31 डेज हैं,
लेकिन मैंने क्या बोला था कि जिस दिन तुम पैसा विड्रॉ कर रहा है उसका तो काउंटिंग होगा नहीं, तो फिर डेज कितने हुए? अरे मार्च 1 से लेके कहाँ तक जाओगे? मार्च 30 तक ही जा पाओगे, तो 30 डेज हुआ वहाँ पे। अब जरा वो ऐड करके देखो, ये तुम्हारा नंबर ऑफ डेज को 68 बना रहा है, सोच के देखो क्या बन रहा है। 68 बन रहा है या 67 बन रहा है बताओ? 66 भी बोला था कुछ लोग, फिर 57 भी बोल दिया था तुम लोग। आया कुछ समझ में? सो गया लगता है। अरे 1 मार्च से 31 मार्च तक जाते समय मैंने क्या बोला था कि जिस दिन पैसे विड्रॉ कर रहे हो उसकी तो काउंटिंग होनी नहीं है। तो 31 हो सकता था, लेकिन अभी मैंने उसको क्या कर दिया, 30 कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 68। अब डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है, 68 को 365 से डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू बने, हाँ लीप ईयर, हाँ क्यों नहीं करेंगे? 29 फेब से थोड़ी ना कोई दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन पैसे विड्रॉ करोगे उसकी काउंटिंग नहीं होती। 29 फेब से क्या है? फिर तो तुम बोले यार संडे छुट्टी होता है उस दिन की काउंटिंग नहीं करूँगा। अब ऐसे थोड़ा ना होता है। आई बात समझ में? और डिवाइड जिससे करना है 365 से ही करना है। ये सब रूल्स बना के रखो दिमाग में। तो ये मैंने तुमको एसआई के हिडन केसेस बता दिए। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। एसआई में यही 2-3 टाइप के बनते हैं, उसके बाद तो जो अलग चीज़ें हैं वो तो है ही। सीआई के अंदर में सबसे पहली चीज़ है कि पैसे को तुम 3 तरह से रख सकते हो। एक होता है कि तुम्हारा एनुअली या ईयरली तुम पैसा रखेगा। सेकंड केस सेमी एनुअली, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली, इसमें भी तुम पैसा रख सकता है। और तीसरा केस होता है तुम्हारा क्वार्टरली। और इसके बाद भी एक केस होता है, बट पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं। एनुअली और ईयरली बेसिस पे अगर तुम अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये वही वाला फॉर्मूला होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज P इंटू 1+R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ n। वही अगर तुम सेमी एनुअली और हाफ ईयरली ले रहा है तो ये फॉर्मूला में चेंज आएगा। इट विल बिकम A इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड विथ 1+R/200 टू द पावर ऑफ 2n। और यही अगर तुम क्वार्टरली के लिए ले रहा है तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1+R/400 टू द पावर ऑफ 4n। उसके बाद एक केस ये भी होता है कि तुम्हारा ना तो ईयरली है, ना हाफ ईयरली है, ना क्वार्टरली है। वो तुमको ऐसा टाइम दे देगा, टाइम ऐसे दे देगा x/y/z ईयर, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2-3/5 ईयर के लिए तुमने पैसे को रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस केस में तुम्हारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल्स टू P इंटू 1+R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा 1+y इंटू R अपॉन में z इंटू 100। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये समझोगे तो साइड में जो टाइम मैंने दिया हुआ है 2-3/5 ईयर उसको भी तुम कर सकता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर इसके लिए इस टाइम के लिए मुझे अमाउंट निकालना है तो क्या बनेगा? तुम ही लोग बताओ, मैं लिखूंगा यहाँ पे, बोलो। P इंटू, हाँ बोलो, हाँ R/100, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, होल पावर 2, पहले होल पावर 2 आएगा, उसके बाद बनेगा 1+3R अपॉन 500। देखो जरा समझ में आ रहा है कि नहीं? यही है, यही बताया था मैंने पहले भी, यही बताया था। तो ये जितना भी फ्रैक्शनल टाइम होते हैं उसमें तुमको कैलकुलेट ऐसे ही करना है। जो तुम्हारा कंप्लीट ईयर है उसके लिए तो फॉर्मूला को पहले साइड करो, और वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको तुमको आर के साथ चिपकाना है। लेकिन आर के साथ जब तुम कोई फ्रैक्शन चिपकाने जाएगा तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो आर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिनोमिनेटर चले जाएगा उस 100 के पास में। तो ये तुम्हारे सामने पूरा कहानी मैंने रख दिया है। तो देखो सीआई और एसआई के अंदर में जो बेसिक थ्योरी होता है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में डील करवाता है। उसके बाद इसमें सेक्शन बनता है 2 तरह का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। एक होगा तुम्हारा ट्रिक्स के ऊपर में, एक होगा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में। तो हम लोग आज की क्लास में थोड़ा सा ट्रिक्स वाले क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो शॉर्टकट सो कॉल्ड या स्पेशल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, शॉर्टकट्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। देखो पहला शॉर्टकट, हर शॉर्टकट के ऊपर मैं तुमको बता दूंगा कि किस केस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे पहला शॉर्टकट फॉर सीआई क्वेश्चंस ओनली एप्लीकेबल है, इसको कभी एसआई के लिए मत यूज कर देना। शॉर्टकट क्या है? इफ एन अमाउंट बिकम्स n times in t years, then it will become, first case
एन स्क्वायर टाइम्स इन टी इंटू 2 ईयर, एन क्यूब टाइम्स इन टी इंटू 3 ईयर, एन टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स इन टी इंटू 4 ईयर, और इसी तरह से इसको जनरलाइज कर लो, एन टू द पावर ऑफ एन टाइम्स इन टी इंटू एन ईयर। अब देखो इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन तुमको मिलेगा तो वो तुमको मेंशन जरूर करेगा कि तुम्हारा जो अमाउंट है उसको तुमने किस में रखा है, एसआई में या फिर सीआई में। और जो फॉर्मूला मैं तुमको लिखवा रहा हूँ उसके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है बहुत अच्छे से कि ये फॉर्मूला सिर्फ सीआई क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग यहाँ पे एक केस लेके इसको समझेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एन अमाउंट बिकम्स एन टाइम्स इन टी ईयर्स, तो हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन कुछ ऐसे ही होगा। अब सपोज कर लो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ कि एक तुम्हारे पास में कुछ पैसे हैं जो कि डबल हो जाते हैं, डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है कि यही पैसे को अगर मुझे 8 टाइम्स बनाना है तो मुझे कितना साल वेट करना पड़ेगा। अब अगर तुमको फॉर्मूला थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इसमें एक चीज़ क्लियर कर लो कि पहला लाइन जो है क्वेश्चन का वो तुमको एन और टी का वैल्यू दे रहा होगा 15 साल। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि डबल का मतलब हुआ कि जो तुम्हारा एन है दैट इज़ 2, और इसको डबल होने के लिए कितने साल लगे, 5 साल, तो टी का वैल्यू हो गया 5। अब तुम चाहता है कि तुम्हारा पैसा 8 टाइम्स हो जाए, तो n के पावर में मतलब 2 के पावर में तुमको कौन सा वैल्यू लिखना है जिससे कि वो 8 बन जाए, तो वो होगा 2 की पावर में 3। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम करेगा। तो जो भी वैल्यू तुमने n के पावर में लिखा है तुमको सीधा उस वैल्यू को t के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो t इंटू 3 मतलब 5 इंटू 3 तुम्हारा आंसर हो गया। इसको 8 टाइम्स होने के लिए 15 साल लगेंगे। ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, उसको करके बताना। अब मैं फॉर्मूला को स्क्रॉल कर चुका हूँ। तुम्हारा एक अमाउंट था जो कि थ्राइस हो गया 10 ईयर में, तुमको बताना है कि यही पैसा 81 टाइम्स होने के लिए कितने साल लगेंगे। चालीस, 40, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा पैसा थ्राइस हुआ मतलब तिगुना हो गया, n3 हो गया 10 साल में, और तुमको करना है 81 टाइम्स। 81 मतलब n की पावर 4, 3 की पावर 4, तो टाइम में क्या करोगे 10 इंटू 4 कर दोगे, यही आंसर हो जाएगा 40 ईयर। ये सबको समझ में आ गया, देख लो एक बार जल्दी से। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बट इतना भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे, इजी है, ट्विस्ट समझ जाओगे मेरे ख्याल से आराम से, क्योंकि फॉर्मूला आराम से चला गया है दिमाग के अंदर में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में कुछ सम ऑफ मनी था और वो वैल्यू तुमको उसने दे दिया है 12,000। मतलब ये सम था तुम्हारे पास में जो कि डबल हो गया इन 5 ईयर। 5 साल में तुम्हारा ये 12,000 जो सम है वो डबल हो गया। तो वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद यही सेम वैल्यू 12,000 कितना बन जाएगी, व्हाट वैल्यू। इस बार तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताना कितना टाइम्स होगा, इस बार तुमको वैल्यू भी बताना है कि वो कितना हो जाएगा 20 साल के बाद। क्या बोल दिया? नहीं, गलत है, ठीक करो। नहीं, गलत है, 48,000 भी गलत है। 96 और 48 ये दो आंसर आए हैं, दोनों गलत आंसर हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डबल होने के लिए 5 साल, 20 साल में पैसा कितना बन जाएगा? ये क्या विनय घूम रहा है क्या कहीं पे? चलो छोड़ दो, नहीं हुआ इसका मतलब। देखो अभी ध्यान से देखना, पैसे को डबल होने के लिए तुमको लग गया 5 साल, ठीक है। इसका मतलब है n का वैल्यू हो गया 2, टाइम हो गया 5। अब तुम्हारा यही 5 को वो कर रहा है 20, तो 5 को 20 बनाने के लिए तुमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 4 तुम लिख रहा है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 2 के पावर में जाएगा, ये बताओ।
पावर में, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पैसा हो जाएगा 16 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। तो तुमको ये जो 16 है इसको 12,000 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा 12,000 रुपया का ही तो 16 टाइम्स होगा ना। तो ये आंसर क्या हो गया, 1,92,000। अब ये जो क्वेश्चन था ये तुम लोग शायद अभी क्रैक नहीं कर पाया, बट मेरे ख्याल से आप बताने के बाद समझ में आ गया होगा, या नहीं आया अभी भी बताओ? आ गया। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, रिपीट क्यों करना है। देखो यहाँ पे सपोज कर लो तुम्हारे पास में 10,000 रुपये है। अब मैंने वैल्यू को थोड़ा सिंपल ले लिया है, और तुम्हारा ये पैसा 3 टाइम्स हो जा रहा है, n इक्वल्स टू 3 टाइम्स हो जा रहा है से 10 साल में। तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि 40 साल के बाद तुमको यही सेम वैल्यू कितना बन जाएगा, व्हाट वैल्यू इट विल बिकम। अब अगर समझ में आ गया था पिछले वाला तो ये तुम जरूर कर लेगा। 81 हाँ 81,000 तो मत बोलो, 8,10,000 हो जाएगा। समझ में तो आ गया है। देखो अभी सबसे पहली चीज़ 3 गुना होने के लिए कितना टाइम लगा था, 10 साल। अब तुम 40 में अगर गया तो 10 में क्या मल्टीप्लाई किया, 4, तभी तो 40 में गया। तो ये जो तुम नंबर टी के लिए मल्टीप्लाई करता है तो वो तुमको भेजना पड़ेगा n के पावर में, मतलब 3 की पावर में 4, कितना हो गया 81 टाइम्स। अब 10,000 का 81 टाइम्स 81,000 नहीं होगा, 10,000 का 81 टाइम्स हो जाएगा 8,10,000। हाँ या ना में जवाब दो। अब बताओ समझ में आया क्या कुछ, ये क्लियर हो गया अभी? चलो अब बढ़िया है। चलो सेकंड फॉर्मूला देखो एक बार। सेकंड फॉर्मूला के ऊपर मैं पहले से लिख दे रहा हूँ फॉर एसआई क्वेश्चंस ओनली, और ऐसे 2 फॉर्मूला एक साथ करवाऊंगा। दोनों फॉर्मूला एक साथ करवाने के पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि ये दोनों फॉर्मूला देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। पहला फॉर्मूला स्मॉल आर के लिए जो कि होता है n-1/t × 100। अब तुम बोलेगा सर इसमें आर क्या, आर तो देखो भाई पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है, टी टाइम के लिए होता है, तो टी इज टाइम इन ईयर, एन होगा नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे अगर मैं 2 टाइम्स बोलूँ तो एन हो जाएगा 2, थ्राइस बोलूँ तो एन हो जाएगा 3। और इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला सेम एसआई क्वेश्चन के लिए, n1-1/t1 इज इक्वल्स टू n2-1/t2। अब इसमें फिर से मैं यही बोलूँगा कि n1 और n2 जो है दैट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स योर मनी बिकम्स, और t1 और t2 जो है दैट इज़ टाइम इन ईयर। तुमको क्वेश्चन इस फॉर्मूला से कैसे मिलेगा उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, फॉर्मूला पहले देख लो और याद रखना ये सब एसआई क्वेश्चन के लिए लिखे हुए फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला को अगर तुम देखेगा तो n-1/t उसी को उसने यहाँ पे अलग करके लिखा है n1-1/t1, और दूसरे साइड से उसको इक्वेट किया है n2-1/t2 के साथ। क्वेश्चन इसमें किस तरह से बनता है देखो, वो तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी है जिसको डबल होने के लिए लग गए 10 साल। एक सम ऑफ मनी है जिसको डबल होने के लिए लग गए 10 साल। तो बताओ तुम्हारा बैंक तुमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब जैसे ये सेंटेंस तुम देखा तो तुमको खुद ही क्लिक करेगा कि सर ने बोला था कि डबल का मतलब तो एन होता है फॉर्मूला में, और कितने साल लगे, 10 साल लगे, तो टी हो गया 10 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो पूछ रहा है। फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, n-1/t × 100, तो 2-1/10 × 100, मेरे ख्याल से आंसर होगा 10%। हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है ये चीज़? अब सोचो इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा पैसे को मैंने कर दिया है ट्रिपल, और ये ट्रिपल करने के लिए मुझे लग गए से 15 साल। अब बताओ तुम्हारा बैंक तुमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। (40/3%) सिंपल है। देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, n-1/t × 100। तुम्हारा पैसा हो गया ट्रिपल, तो 3-1/15 × 100, तो ये हो गया 2/15 × 100। क्या बना, 200/15। अब इसको कट कर लो, किससे कट कर रहे हो, 5 के टेबल में कट कर लो, आंसर आ जाएगा 40/3%। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? पहले दिमाग में देखो, इज इट ओके? अब इसी के जैसा मिलता जुलता जो उसके नीचे फॉर्मूला था उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है तुम्हारा पैसा 3 टाइम्स हो जाता है 5 साल में, और ऑब्वियसली एट एसआई।
तुम्हारा पैसा एट SI तिगुना हो जाता है 5 साल में, तो बताओ तुम्हारे पैसे को 6 टाइम्स बनने के लिए कितने साल लगेंगे। अब ये मैं चाहूँगा तुम लोग खुद ही करो और मुझे आंसर सही बताना। लेकिन 12.5 साल। अभी देखो 12.5 साल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए 12 साल 6 महीने, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में मिले ही ना 12.5। अब इसका क्या है, देखो सीधा फॉर्मूला में जाओ, N1 - 1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू N2 - 1 अपॉन T2। तो तुम्हारा पैसा 3 टाइम्स हुआ है, कितने साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है। अब यही पैसा अगर 6 टाइम्स होगा तो कितने साल में होगा, तो मैंने कर दिया 6 - 1 अपॉन T2। यहाँ से निकला 2/5, यहाँ से निकला 5 अपॉन T2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 की वैल्यू आ गई 25/2। 25/2 को जब तुम सॉल्व करेगा 12 के टेबल में काटोगे तो ये 12.5 आएगा। तो 12.5 का मतलब होता है 12 साल, और हाफ ऑफ अ ईयर मतलब 6 महीने। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, 12 साल 6 महीने वाली बात। और इसको और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। पहले बताओ ये समझ में आ गया? हाँ, इसी में एक क्वेश्चन और ले लो, क्योंकि 12 साल 6 महीने निकालना तो आसान है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। इसमें दिया हुआ है कि तुम्हारा पैसा जो है वो 3 टाइम्स हो गया है इन 15 ईयर 6 मंथ्स, और तुमको बताना है कि इसको 2 टाइम्स होने के लिए कितने साल और कितने महीने लगेंगे। पहले ही उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि कुछ साल और कुछ महीने लगेंगे, वो तुमको निकालना है। 3 टाइम्स होने के लिए 15 ईयर 6 मंथ्स लगा, तो 2 टाइम्स होने के लिए कितने साल और कितने महीने लगेंगे। सात साल गलत हो रहा है। हाँ, 7 साल 9 महीने होंगे। देखो अभी ध्यान से, छोटा छोटा गलती है, ठीक कर लो उसको, कुछ नहीं है उसमें। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। 3 टाइम्स 15 साल 6 महीने का मतलब होता है 15 1/2, जिसको मैं लिखूंगा 30 1/2। और यहाँ पे तुम्हारा पैसा डबल करवाना है तुमको, अपॉन में T2। अब यहाँ से करके देखो तो ये 4/31 हो गया, ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे T2 की वैल्यू आ जाएगी 31/4। असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ही तुम देखा 31/4, तो 31 को 4 से करो डिवाइड। 4 7 28 होगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसका मतलब है आंसर आ गया 7 3/4 ईयर। तो 7 साल तो कन्फर्म है। अब हम सब लोगों को मालूम है कि 1 साल का मतलब होता है 12 महीना, और यहाँ पे तुम्हारे पास में 3/4 ऑफ अ ईयर है, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 12। अब काट लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 7 साल 9 महीने। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? देख लो एक बार जल्दी से। क्लियर है ये चीज़? हाँ, आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, ये साला गड़बड़ कर गया यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 5वां फॉर्मूला होगा ये। 5वां नहीं, ये होगा अपना चौथा फॉर्मूला। ये भी SI क्वेश्चंस के लिए। फॉर्मूला क्या है कि तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी है जो कि बन जाता है A1 इन T1 ईयर, और यही सम ऑफ मनी बन जाता है A2 इन T2 ईयर। मतलब तुमने एक पैसे को SI में रखा और तुम्हारा पैसा बन गया A1 अमाउंट 1 इन T1 ईयर, और वही पैसा तुम्हारा बन गया अमाउंट 2 इन T2 ईयर। तो इसमें A2 जो होगा वो A1 से बड़ा होगा, और T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा। और क्वेश्चन तुमसे 2 चीज़ें मांग सकता है। पहला कि बताओ वो पैसा था कितना, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल सम। दूसरा कि ऐसा करने के लिए जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है R, वो कितना होगा। तो अगर तुमको प्रिंसिपल निकालना है तो इसका शॉर्टकट होता है A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन में T2 माइनस T1। इससे तुमको प्रिंसिपल डायरेक्ट मिल जाएगा। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हो। A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन में T2 माइनस T1, क्योंकि T2 T1 से बड़ा होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर लो। ऊपर आ जाएगा A2 माइनस A1, और नीचे यही A1 T2 माइनस A2 T1 लिखोगे, इन 200 लिखो। ये आ गया तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तुमको सिर्फ इतना समझना है कि क्या मुझे ये फॉर्मूला याद हो जाएगा।
दूसरा चीज़ क्या समझना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ एसआई क्वेश्चंस के लिए है। तीसरा चीज़ क्या समझना है कि अमाउंट 1 हमेशा अमाउंट 2 से कम होगा और T1 हमेशा T2 से कम होगा। और क्वेश्चन हम लोग को हमेशा दो ही चीज़ पूछ सकता है इस तरह के पैटर्न में, प्रिंसिपल की वैल्यू और रेट की वैल्यू। और फॉर्मूला मैंने तुम लोग को याद कराने की पूरी कोशिश कर दी है। तो याद करने के लिए तुमको एक आधा क्वेश्चन पहले करना पड़ेगा बिना फॉर्मूला को देखे हुए। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, अभी तो फिलहाल इतनी जल्दी याद नहीं होगा, बट मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करो। तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी था जो कि 1350 बन जाता है 5 साल में, और यही सम ऑफ मनी 1620 बन जाता है 8 साल में। तो तुमको दोनों चीज़ें निकालनी है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। करो जरा जल्दी से। प्रिंसिपल 360 आ रहा है? नहीं, 900 आएगा। यस, हाँ, प्रिंसिपल 900 आएगा, और एक बार प्रिंसिपल निकल जाएगा तो रेट भी निकाल सकते हो। रेट देख लो कितना बन रहा है। कैलकुलेशन तो तुम लोग को थोड़ा सा अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तय है कि न्यूमरेटर में जब प्रिंसिपल निकाल रहे हो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1350 इंटू 8 माइनस 1620 इंटू 5 अपॉन में 3 आ गया। ये वैल्यू सॉल्व करने पे 900 आएगा, सीधी सी बात है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला के हिसाब से A2 माइनस A1 1620 माइनस 1350, ये वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल लिया होगा, तो ये तुम नीचे लिख देगा इंटू 100, तो ये तुमको देगा 10% का वैल्यू। अब ये हो सकता है कोई कैलकुलेशन फॉल्ट हुआ होगा, उसको देख लेना, बट मेरे हिसाब से अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो फ्यूचर में इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच जाते हैं दो फॉर्मूला, बट वो हम लोग अगले सेशन में देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बेसिक परसेंटेज के पास ले जाता हूँ। ये तो क्या होगा ना, फॉर्मूला ऐसे रट एप्लीकेशन होगा, दो फॉर्मूला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगले बार के लिए रख लिया। अभी हम लोग चलते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चन देखे थे, जहाँ पे हम लोग ये लेंथ ब्रेड्थ को चेंज कर रहे थे, रेडियस हाइट को चेंज कर रहे थे, उससे देख रहे थे क्या चेंज होता है। बट दिस आर ऑल जनरल क्वेश्चंस। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होंगे, बड़े इन द सेंस कि जिनमें थोड़ा सा लंबाई होगा क्वेश्चन का, तो वो थोड़ा सा पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज जरूर मार लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को।